ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो हमें आज जूम पर ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे मुल्क में बहरानों की कमी नहीं है। पिछले 4 रोज़ से हम देख रहे हैं कि जो बिजली का महंगाई का बहरान है वो काफ़ी शदीद होता जा रहा है। मुख्तलिफ़ शहरों में मुजाहरे हुए हैं, लोग सड़कों पर निकले हैं और ज़िंदगी जो पहले से ही अजेरन थी मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि ये हमारे एनर्जी सेक्टर में हम यहाँ पे पहुँचे कैसे हैं और अब ये जो निगरान हुकूमत है ये अगर कोई रिलीफ दे सकती है तो वो क्या हो सकता है। लेकिन पहले थोड़ा सा ये नज़र डाल लेते हैं कि आज जो एहतजाज हुआ है उसमें वो तकरीबन पूरे मुल्क में है। पेशावर से रिपोर्ट है कि वहाँ पे कोहाट रोड को मुजाहिरीन ने ब्लॉक, उन्होंने नारे लगाए पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़। चारसद्दा में वापडा के ख़िलाफ़ मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। बटाग्राम में ताजरों ने एक ठीक ठाक हड़ताल की है, उन्होंने वहाँ पे मुजाहरा किया है। इसी तरह रावलपिंडी से भी रिपोर्ट आई कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के बाहर लोगों ने बिल जलाए और नारे लगाए। लाहौर में भी आज ताजर जो हैं वो बड़े पैमाने पर बाहर निकले। वहाँ डॉन के हमारी टीम मौजूद थी, उन्होंने कुछ लोगों से वहाँ बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं एक मिल्क का मुलाजम हूँ। यकीन करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। मेरी 25,000 रुपया तनख्वाह है। मेरे घर का बिल 23,000 रुपया बिल आया हुआ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। यकीन करना, जब मैं घर में जाता हूँ ये बिल हमारे बिल से नहीं चलता, हमारे खून पसीने की कमाई से चलता है। ये बिजली के बिल जो इन्होंने भेजे हैं, जो भेज रहे हैं, क्या ये काबिल कबूल है? अपने लिए तो इनको कोई चीज भी काबिल कबूल नहीं होती। इनकी बिजली 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होती, ना ही ये लोग बिल देते हैं। ये वापडा के अफसरों को, वापडा के लेबर को बिजली फ्री क्यों देते हैं? ये जालमाना जो वापडा ने 80-80, 90-90 हजार रुपए लोगों को बिल भेजे, कारोबार आगे नहीं है तो कहाँ से ये गरीब लोग जो है ये बिल अदा करेंगे? ये अगर ये इन्होंने बिल वापस ना लिए, अगर कोई रिलीफ ना दिया, कोई ऑथेंटिक बात ना हुई तो ये एहतजाज जारी रहेगा। और ये आज इतने लोग हैं, कल इंशाल्लाह पूरा मुल्क बंद होगा। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, किराए का मकान है, इंस्टॉलमेंट में रिक्शा चलाता हूँ। 31 तारीख का लास्ट बिल की दे रहे हैं। अब मैं रिक्शा चला के घर का पेट पालूंगा, 8 हजार 10,000 बिल दूंगा। मेरी इतनी आमदन नहीं है। यह एहतजाज बनता है और बनना चाहिए और हक है। बात की आप मार्केट विजिट करें, लोगों के हालात देखें। कोई बंदा नुमाइंदा गवर्नमेंट का है सिर्फ 2 से 3 घंटे बैठे, वो देखें इनकम है ही नहीं है, टैक्सेस आप ले रहे हो। बिजली सस्ती करो, आप एसीए में बैठे गरीब आदमी कितने जावे? मैंने दसो, मेरा मजदूरी करने वाला बंदा कितने जावे? मंगे डकैतियां करे की करे? मैनू यह दसो। 26,280 रुपए का बिल आया। मैं एक मजदूर आदमी हाँ, रक्षा चलाना आ। बिल तारन वास्ते मैनू अपना रक्षा बेचना पिया। 3 दिन तो बच्चे मेरे भुखे बैठे आ। बिल अदा कर दिता लेकिन बच्चे भुखे मार ले आ। मैं एक बुढ़ा ते मखलूज जिहा आदमी आ। इस टाइम बीमारी की हालत के नाल मेरे को बोलिया भी नहीं जाता, लेकिन मजबूरी के बायस मैं बाहर निकलिया। दसो रोटी खाने वास्ते साढ़े को पैसे नहीं, इन्ने बिल असी कितों जमा करवाइए? मैंने पहले 36,000 का बिल डाला, अब 17,000 आ गया। अब कहाँ से डालूं? उधर से मालिक मकान जोड़ डाला, मकान खाली करो। मकान कहाँ से खाली करूं? पैसे नहीं है। पहले मैंने मोबाइल बेचा, बिल डाला 36,000 का। अब क्या बेचूं घर का? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है बेचने को। अब मैं यहाँ खुद बिकूंगा तो शर्म नहीं आ रही। भाई गरीब, इनके बच्चे लंदनों में एसियों में गाड़ियों में बैठे हैं। इनके अपने अशराफिया के खर्चे चाह रहे हैं। IMF से किस्त आई है और आवाम के लिए पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई जनाब। तो लोगों में गम गुस्सा बढ़ रहा है। कराची में हमने देखा कि यहाँ पे जमात इस्लामी ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। कई उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए, लेकिन ख़ुद भी लोग कई मोहल्लों में बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। को जमात ने मुल्क की हड़ताल की अपील जी, उन्होंने मुल्क की हड़ताल की भी कॉल दी है। प्रेस क्लब के बाहर भी आज ख़वातीन ने काफ़ी मुजाहरा किया। ज़रा उनकी बात सुनिए। पहले तो भाई 1,500 2,000 रुपये आ जाता, अब तो 5-5 10-10 हज़ार 7,000 रुपये में बिल आपको अभी दिखाती अगर तो आप कहेंगे, हैरत में रह जाएंगे। घर के अंदर इतनी चीज़ें नहीं है जितने बिल दे रहे हो। लाइट्स तो होती नहीं है, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग, 15, 18, 20 घंटे का भी। के इलेक्ट्रिक वालों ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया, इतने बड़े बड़े बिल दिए। इनको चाहिए कि किसी तरीके से
कोई ऐसा सिलसिला करे ताकि बिल तो कम हो। गरीब तबका, मजदूर तबका जो है बिल भर नहीं सकता। आमदनी उसकी 20,000 की है, बिल आया 10,000 रुपये, किस तरह देगा? बिजली का बिल भरे या राशन डलवाएं, इसमें तो हम क्या करें? अगला बिल मैंने कर्जा दे के मैंने उतारा है, अब फिर आ गया है, अब मैं किससे कर्जा लूंगी? कौन मेरे को कर्जा देगा और कब तक देगा? फिर मेरा अंजाम खुदकशी होगा या नहीं होगा? बेटा, हम इतने परेशान है बिजली के बिल की वजह से। अब हम पे जुल्म गिनता है, 77 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ जो अभी के इलेक्ट्रिक हम पे पा रही है। हम हर महीने मरते, हर महीने जीते। हमें ये होगा कि अगले महीने कम आएगा, अगले महीने कम आएगा, अगले महीने फिर इतना बम बन के आता है हमारे ऊपर। हम कहाँ से बिल अदा करेंगे बेटा? हमारे घर में आटा नहीं है, हम बिल भरते मगर आटा नहीं डलाते, भूखे सोते हैं रात को हम। ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंचाए बेटा, ऐसा जुल्म नहीं करो। कि इलेक्ट्रिक को बोलो मर के अल्लाह को जवाब देना है, ऐसा जुल्म आवाम पे नहीं करो कि बेचारे खुदकशियों पे आमादा हो गए। कि इलेक्ट्रिक को सब बता दो ये बात आवाम की कि आवाम भूख से मर रही है। अच्छा, ये जो कुछ हमने सुना, मुझे बचपन में सुनी हुई कहानी याद आ गई। उसमें एक सौदागर आया शहर में, उसने कहा मैं ऊँट लाया हूँ, ऊँट है मुफ्त, लेकिन इसके गले में जो बिल्ली है उसकी कीमत है 1,000 रुपये। तो यही कुछ हमारे साथ हो रहा है। मैं आपने अभी चलवाई ये चीज़ें, मैं एक सारिफ का सोशल मीडिया पे इसी तरह का एक शिकवा पढ़ रहा था कि उसका बिल आया है 28,543 रुपये की बिजली इस्तेमाल की है। तमाम टैक्स लगा के 48,583 रुपये बन गए, तकरीबन 50,000 रुपये बन गए। अच्छा, दूसरी एक्सट्रीम ये है जिस पे बारहा सोशल मीडिया तो भरा हुआ है कि मरात याफ्ता तबका और मुफ्त बिजली। हामिद मीर, उन्होंने एक ट्वीट किया कि, और बल्कि एक बिल भी उन्होंने उसके साथ अटैच किया कि ये वापडा के एक मुलाजिम का बिल है जिसने माहाना 1200 यूनिट बिजली इस्तेमाल की, लेकिन बिल आया 716 रुपये। अच्छा, ये जो हुकूमत गई है या जो पार्लियामेंट गई है, पिछले मार्च में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पावर डिवीज़न को हिदायत की कि ग्रेड 16 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी रोक दी इक़्तिसादी बहरान की वजह से। चेयरमैन नूर आलम खान का अंदाज़ा था कि इस इक़दाम से सालाना 9 अरब रुपए की बचत होगी, लेकिन इस तजवीज़ पे अमल ना हो सका। आजकल करते रहा, इसलिए कि उन्हें पता था कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। एक और रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि सरकारी मुलाजमीन सालाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें ग्रेड 17 ता 21 के 15,971 अफसर हैं जो माहाना 1 करोड़ यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के 1,73,000 मुलाजमीन 33 करोड़ यूनिट सालाना इस्तेमाल करते हैं, यानी कुल मिला के 10 अरब रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल हो जाती है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 10 अरब रुपए की एक्चुअल बिजली इस्तेमाल हुई है या सारे टैक्सेस वैक्सेस मिला के जो हैं 10 अरब मिलते हैं, ये कंफर्म होने की ज़रूरत है। पिछली जो हुकूमत है उसके जो वज़ीर रहे हैं, अब वो माज़रत खाना रवैया जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। मसलन साबिक़ हुकूमत के वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खां, उन्होंने ये सफाई पेश की है कि PDM के दौर में अरकान पार्लियामेंट लॉजेस और जो मिनिस्टर कॉलोनी है उसको फ्री बिजली नहीं दी गई, नहीं मिलती। नहीं मिलती। अच्छा, आपके साबिक़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 200 यूनिट जो की हद है कि जो सारिफ हैं वो सबसे सस्ता यूनिट है। अब उन्होंने कहा है हुकूमत से गुजरने के बाद कि सारिफीन के लिए रिलीफ की जो हद है वो 300 यूनिट होनी चाहिए। उन्हें 1.5 महीने पहले ये तजवीज़ याद नहीं आई, लेकिन अब उन्हें याद आ रही है। इसी तरह आपके साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह, वो ये कह रहे हैं कि साबिक़ हुकूमत चाहती तो फ़ी यूनिट 3 से 4 रुपए कमी कर सकती थी, और अब निगरां हुकूमत भी चाहिए तो उसके पास
10 से 15 रुपए फी यूनिट की कमी की गुंजाइश मौजूद है। तो ये तो करेंगे सो करेंगे। आप थे उस वक्त वजीर, आपने उस वक्त क्या कैबिनेट में ये दी तजवीज़ दी। अच्छा, अब ये है कि बिजली की जो खपत है, यार लतीफ़े पे लतीफ़ा है, बिजली की जो सालाना खपत है इस मुल्क में पीक में समर मिला के भी 28,000 मेगावाट है, जबकि हमारे पास बिजली की पैदावार की गुंजाइश 41,000 मेगावाट है। अब मसला ये है कि जोश में इतना प्लांट्स लगा तो लिए गए, बाकी बिजली का क्या करें। तो ट्रांसमिशन लाइनों की इतनी औकात नहीं है कि लोड उठा सकें, और IPPs के मज़े आ गए हैं इसलिए कि जो बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही 28,000 मेगावाट के ऊपर, उसके भी पैसे हुकूमत को देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि सर्कुलर डेट का जो अजदहा है वो बाकायदा टाइट होता जा रहा है। और इस वक्त 3.25 ट्रिलियन रुपए, ट्रिलियन मुझे नहीं पता कितने होते हैं, वो सर्कुलर डेट हो चुका है। और मैं बता दूं, मरे पे 100 दुर्रे लाइन लॉसेस पूरी दुनिया में होते हैं, और उनकी जो रेशो है वो कहते हैं जी आप 2.5% से 5% तक काबिल कबूल हैं। यहाँ लॉसेस हो रहे हैं, गुज़िश्ता साल 520 अरब रुपए के लाइन लॉसेस हुए। लाइन लॉसेस ये होते हैं कि फ़र्ज़ करें डैम या बिजली घर से जो बिजली ट्रांसमिशन लाइन में जाती है वो मेरे घर तक पहुंचने से पहले ही ज़ाया हो जाती है। चोरी इसमें शामिल है? चोरी नहीं, ज़ाया हो जाती है। उसकी वजह यह है कि सिस्टम जो है उसकी अपग्रेडेशन की शदीद ज़रूरत है। चोरी 380 अरब रुपए की बिजली कुंडे और मीटरिंग की हेरा फेरी से जो है वो चोरी हो जाती है, और इसके पैसे भी शाहजेब जिलानी के और वसतुल्लाह खान के बिल में लग के आते हैं। बिल्कुल सही ये हो रहा है। तो अब ये है कि ये हमारे एनर्जी सेक्टर के बड़े गंभीर मसाइल हैं। सरार, आप कुछ बता रहे थे प्रोग्राम से पहले कि आपने कुछ देखा है कि हमारे बिल में होता क्या है। जी, अच्छा देखिए, पहले तो बात है, आप पेस्को की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पेस्को ने बकायदा मैंने नोटिफिकेशन उनकी देखी है अपने एम्प्लॉइज के लिए कि यार ये हरी नंबर प्लेट अपनी गाड़ी से हटा दें, लोग शायद आपकी गाड़ी को जला दें। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, अभी आपको शॉर्ट्स भी चला रहे थे यार इन पर। अच्छा, मजे की बात है जरा, एक मिनट, पेस्को का आपने जिक्र किया, पिछले साल सबसे ज्यादा जो बिजली चोरी की वारदातें हैं वो पेस्को के एरिया में हुई हैं, और बन्नू का जो एक ग्रिड स्टेशन है उसके बारे में बताया जाता है कि 5 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। ओके, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, लोगों का, आवाम का गुस्सा इन पर इसलिए निकलता है, हालांकि ये तो बिजली के रेट नहीं सेट करते ना ही ये टैक्स स्ट्रक्चर आपका बनाते हैं। गुस्सा इसलिए निकलता है क्योंकि उन तक पहुंच जाए, वो आपके हाथों चढ़ सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह हमारी रियासत की दिहाइयों की नाअहली, इनकॉम्पिटेंस, नेग्लिजेंस, आप जो उसको कहना चाहे, उसका पूरा बोझ अवाम के कंधों पर है, आपके और मेरे कंधों पर है, उसका पूरा मलबा अवाम के सर पर ही आके गिरता है। अब मैं आपको 2-3 छोटी सी मिसालें दूंगा कि PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल को कुल पैसे रिसीव करने हैं तकरीबन 750 बिलियन से ज्यादा, ठीक है, जिसमें से तकरीबन 180 बिलियन है सिर्फ पावर प्रोड्यूसर्स का, और उसमें से 150 बिलियन है जो स्टेट के पावर प्रोड्यूसर्स हैं, आपके हबको हो गए, आपके कैपको हो गए। ये रकम किससे एक्सट्रैक्ट की जा रही है? आपसे और मेरे से। बिजली चोरी की बात की अभी वसतुल्लाह खान ने, पावर डिवीजन के अपने आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 15 माह में, सिर्फ पिछले 15 माह में अंदाजन 500 बिलियन रुपए की बिजली चोरी हुई है। अब आप कहेंगे कि यार कुछ किया नहीं किया इसके बारे में, बिल्कुल किया भी किया है यार। ये 55,000 कंप्लेंट्स, 20,000 FIR दर्ज हुई है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 528। ठीक है, ये जो गैप है ये भी आप अदा कर रहे हैं। कहां अदा कर रहे हैं? जरा एकदम अपने बिल को चेक करें। हाँ, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो है, जनरल सेल्स टैक्स है, PTP लाइसेंस, फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स। अब इसके आगे क्या है? फ्यूचर टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको क्या समझाऊं? ऐसे ही है। तो अब अच्छा, अब ये है जरा, सब यही पूछना चाह रहे हैं लोग कि भाई अगर रिलीफ अगर गवर्नमेंट दे तो कैसे देगी? ये निगरान गवर्नमेंट इस पे गौर कर रही है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो हमारे साथ अम्मार हबीब खान हमारे साथ होंगे, उनसे पूछते हैं कि रूम टू मनूवर कितना है गवर्नमेंट के पास।
6400 रुपया जी। 212 यूनिट इंदे सड़े ने। बिजली की कीमत साड़ी हो गई है आगों जरा टैक्स वेख्या जी फ्यूल एडजस्टमेंट हो गई जी ते मसूल बिजली हो गया जी साढ़े ते, ठीक है जी। इनकम टैक्स हो गया, जनरल सेल टैक्स हो गया, फादर टैक्स हो गया ना जी, जिन्हों का सानू पता ही नहीं। अच्छा सारे नाल वड्डी अजीब गल है, मैं तो हस दौरा हो गया, कोई टैक्स का ना ही नहीं साडी गौरमेंट नूं लभ्या ते उन्होंने लिख दिता मजीद टैक्स। यकीन करो, गौर करो, मजीद टैक्स ये हर बंदे नूं आए है। फिर सेल टैक्स। अच्छा IFC सरचार्ज का सानू पता ही कोई नहीं की शै वे। इत्थे जो फ्यूल एडजस्टमेंट कर ली है, इत्थे फिर फ्यूल एडजस्टमेंट। लो जी टोटल इनके जोड़े टैक्स ने 4800 रुपया ते बिल 6400 किन्ने रुपये ते 10,495 रुपये। तुसी गौर करो, बाकी टैक्स तो मैंने कोई समझ आई है। यार मजीद टैक्स मैंने जरा समझा दो, मजीद टैक्स की है? वो वड़ जाने दियो, कोई टैक्स का ना ही रख छड़ दे, मजीद टैक्स यानी कि जगह टैक्स, कोई टैक्स रख छड़ दे। मजीद टैक्स तो और क्या है इसके बाद? फिर होल टैक्स, एविलो टैक्स, एफर्लो टैक्स, मतलब कहाँ तक जाता है ये सिलसिला? जी शाह से। तो अब जैसे कि हमने ये देखा भी है, इस बिल को भी इससे पहले भी हमने बात की कि हमारे एनर्जी सेक्टर के क्या मसाइल हैं। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अमार हबीब खान, पॉलिटिकल इकोनॉमी के माहिर हैं, एनर्जी के मामलों को समझते हैं। अमार, हमने देखा कि ज़ाहिर है ये जो निगरान हुकूमत है इसके हाथ काफ़ी बंधे हुए हैं और ये आर्जी हैं, इनका मैंडेट भी लिमिटेड है। उसके बावजूद भी कल से बज़ाहिर जो काबीना है वो लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग नज़र आ रहा है। कल काबीना इजलास में तजावीज़ को आखिरी शक्ल दे के पेश किया जा रहा है। हाँ, तो ये रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने कुछ बनाई है रिकमेंडेशन जो कल आएंगी काबीना में। हम ये समझना चाह रहे हैं कि अवाम की राय भी हमने सुनी, गम गुस्सा भी। क्या पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टर्म में, क्या रिलीफ ये गवर्नमेंट दे सकती है? ऐसे क्या इकदाम हैं जो फिर IMF भी नाराज ना हो? देखें, सबसे पहली बात है IMF नाराज नहीं होगा। IMF तो ये कहता है कि अपने मुल्क के हालात सही कर लें, जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से कर लें और स्टेबलाइज कर लें अपने आप को। दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर अपना बिजली का बिल देखते हैं, अगर आप बिजली का बिल उठा के देखें, उसमें टोटल जो आपने बिल पे किया होता है, जो पे करना होता है, यूनिट को देखें तो तकरीबन आपकी जो कीमत बनती है 50 से 54 रुपये तक के पर यूनिट के हिसाब से आजकल बनती है, जो कि आगे जाके और तकरीबन 60 रुपये तक चली जाएगी इन द नेक्स्ट 3 to 4 months। अगले 3 से 4 महीने में 60 रुपये ये आपकी कीमत चली जाएगी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि इस 50 पे या 54 रुपये में से तकरीबन 30% जो है, 30 से 32% सिर्फ हुकूमत के मुख्तलिफ टैक्स, सेल्स टैक्स है, टेलीविजन लाइसेंस फ़ी है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि टैक्स किस तरह जनरेट करे। मैं बोला है बिजली के कस्टमर पे डाल दो, ये लोग तो दे ही देंगे, बिजली तो इस्तेमाल करनी है। पिछले 5-8 साल से ये चीज़ अब इतनी बढ़ गई है कि बिजली अब इतनी महंगी हो गई है कि आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। जो 2018 या 2019 में हाउस होल्ड कंजम्पशन थी बिजली की, आज जो हमारी हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो उससे भी कम है। कोई भी अगर एक डेवलपिंग एमर्जिंग ग्रोइंग इकोनॉमी होती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा करे। इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है। 54 रुपये पर यूनिट पे ना आप कोई इंडस्ट्री बारे में आती है वो फीसिबल है, ना हाउस होल्ड कंजम्पशन फीसिबल है। सो ये ऐसे लेवल पर है कि इसमें किसी भी किस्म की कंजम्पशन फीसिबल नहीं है। हुकूमत क्या कर सकती है? बहुत सिंपल से इसका तरीका है, वो ये है कि जो टैक्सेस जितने लगाए हुए हैं उनको थोड़ा कम करें। जितने भी सरचार्जेस लगाए हुए हैं, अगर सर्कुलर डेट है, सर्कुलर डेट की फाइनेंस कॉस्ट देनी होती है, उसका सूद देना होता है, वो भी हमारे बिल के थ्रू जा रहा होता है, ठीक है। अगर सर्कुलर डेट में कोई और चार्ज है वो भी हमारे बिल के थ्रू जा रहा होता है। टीवी लाइसेंस फी है वो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू जा रही होती है। तो ये जितनी भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, इन्हीं को 15 से 16 रुपये के तकरीबन मुख्तलिफ टैक्सेस हैं। अगर ये 15 से 16 में से 5 रुपये का, इवन 4 रुपये की भी टैक्सेस जो हैं वो कम कर दें तो उससे काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है लोगों को, जिसे कहते हैं, एक थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो करने की ज़रूरत ये है वो ये है कि समर में जनरली बिल ज़्यादा आता है क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा होती है। एक और चीज़ हुकूमत को करनी चाहिए वो ये है कि जो भी अभी बिल आ रहा है ये ब्रेक डाउन कर दें अगले 4-6 महीने में, ताकि विंटर के जो या सर्दियों के जो बिल है उसमें ये चीज़ एडजस्ट हो जाए। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हुकूमत बहुत आसानी से कर सकती है। ये पॉलिसी डिसीजन है, इसमें कोई मेजर कोई
काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिससे आवाम को एक रिलीफ। ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी ये बढ़े हैं बिल्स, उससे दावा ये है गवर्नमेंट का कि 63% जो कंज्यूमर्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये उससे जो हायर कंजम्पशन वाले हैं उनको फ़र्क पड़ता है। ये जो हमने लोगों से भी हम सुन रहे हैं कि जी कि ये जो अफसरशाही को जो मुफ्त बिजली मिलती है ये बंद किया जाए, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? देखें, बात सारी ये है कि जो लोग बिजली की प्राइस तय करते हैं वो अपनी बिजली का बिल खुद नहीं देते, बहुत सीधा हिसाब है। जो कैबिनेट में बैठे हुए ना वो लोग बिजली का बिल देते हैं, जो पावर डिवीजन में जो सीनियर लेवल पे लोग बैठे हुए ना वो अपना बिल देते हैं। तो उन लोगों को पता नहीं कि बिल एक्चुअली आता कितना है। जब वो अपना बिल देना सब शुरू कर देंगे या अपनी खुद उनकी जेब से जब जाएगा या उस बिल को देखेंगे, समझेंगे भी क्या बिल में हो क्या रहा है, तब जाके जो है देखें एक्चुअली से कि यार अब ये बिल इतना बढ़ गया है। आप किसी से भी आज जाके जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने पहली मरतबा एक कंसोलिडेटेड लिस्ट इशू करी है कि एक्चुअली टैक्सेस कितने लगते हैं। इससे पहले तो किसी को पता भी नहीं था कितने टैक्सेस या चार्जेस लगते हैं, बस वो टैक्सेस चार्जेस लगते थे, नेपरा उसको अप्रूव करता था। रेगुलेटर एक तो इतना वीक है, उसका कोई सेंस नहीं बनता कि वो अप्रूव कर देता था। मगर एक अब उस लेवल पे पहुंच गए कि अब इससे ज्यादा आगे गुजारा जो है मुश्किल हो गया। अच्छा, एक बात और ये बताएं, मैं ये क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ कि अभी भी गवर्नमेंट का ये कहना है कि वफाक की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों को सब्सिडी दी जा रही है, चाहे कश्मीर का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कराची हो, और फिर वो कह रहे हैं कि जो बाकी टैक्सेस लगे जा रहे हैं ये सूबाई सतह पे लग रहे हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, सूबाई सतह पे तो कोई टैक्स नहीं लग रहा। बहुत मामूली टैक्सेस होते हैं जो कि सूबाई सतह पे लग रहे हैं। ये बिजली के जितने भी टैक्स कलेक्ट होते हैं ये सारे फेडरल लेवल पे कलेक्ट होते हैं। अगर आप एफबीआर का डेटा भी देख लें तो सिर्फ पेट्रोल पे जो टैक्स है और बिजली पे जो टैक्स है वो तकरीबन वो 50% ऑफ टोटल सेल्स टैक्स जो है वो एफबीआर इससे लेता है। यानी कि अगर आप एफबीआर को बंद भी कर दें किसी सिलसिले में तो 50% आपका टैक्स आता रहेगा, क्योंकि वो बिजली और पेट्रोल कंजम्पशन। अच्छा, ठीक है। हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, हम वापस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आवाम को रिलीफ मिल सकता है तो कैसे इन हालात में। वेलकम बैक। अच्छा, मुझे याद है कि जब ये मंगला डैम और तरबेरा डैम बन रहे थे सिंध तास के बाद से, तो उस वक्त एक तो गेम चेंजर हमारे यहाँ ना हर चीज़ हो जाती है। तो गेम चेंजर ये था कि अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने दरिया हैं, चश्मे हैं, झीलें हैं, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं होगा। ये 2 डैम भी बन गए हैं तो अब आप 50 साल के लिए शांत रह जाएं। लेकिन ज़ाहिर है ऐसा नहीं होता है, और इस वक्त सूरत हाल ये है उस गेम चेंजर की, उस आबी बिजली की, कि सिर्फ मैक्सिमम 25% जो हमारी ज़रूरियात हैं तवानाई की वो आबी बिजली से पूरी हो रही हैं। जो सबसे महंगा कंपोनेंट है वो है जो मादनियात हैं। मसलन 58.8% बिजली हमें फर्नेस ऑयल, गैस और कोयले से मिल रही है। कोयला किसी हद तक जो है हम खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्कोल वगैरह के प्रोजेक्ट आपने सुने होंगे। लेकिन गैस मतलब LNG वगैरह और फर्नेस ऑयल तो टोटल जो है हम डिपेंडेंट हैं कि बाहर से मंगवाएं। डॉलर जो है वो 100% से ज़ायद उसकी कीमत बढ़ गई है 1.5 साल में। एक तो ये है। अच्छा, हमारा एक भी और भी दावा था जी, हमारे पास हवा है और हमारे पास सारा साल सूरज होता है, तो हम इंशाल्लाह 2030 तक कम से कम 20% जो बिजली है वो इन कुदरती वसाइल से, जिन्हें रिन्यूएबल वसाइल कहते हैं, उनसे पैदा करेंगे। और इस वक्त 6.8% बिजली इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से पैदा हो रही है। तो 2030 तो ये खड़ा हुआ है, 7 साल के बाद है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अम्मार हबीब खान साहब, ये जो एनर्जी बास्केट है ये आम आदमी के हक में घूमती हुई नज़र आती है या आम आदमी ही घूमेगा? मैं तो ये कहूँगा कि एनर्जी बास्केट हमारी बहुत अच्छी है। एनर्जी बास्केट जो है हमारी, उसमें हाइड्रो है, जैसे आपने बोला 25 से 30% हाइड्रो है। न्यूक्लियर अच्छा खासा हमारे पास अब आ गया है। लोकल कोल बहुत है। तो इम्पोर्टेड पे जो रिलायंस है वो तो काफ़ी कम हो रही है। फर्नेस ऑयल से तो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और इवन जो गैस भी है वो भी एफिशिएंट है। इवन जैसा कि मैंने पहले फरमाया कि 55 रुपये में अगर कोई यूनिट प्राइस है एक यूनिट की, तो उसमें एनर्जी कॉस्ट 14 या 15% है।
यानी कि 54 रुपए में से सिर्फ तकरीबन 7 या 7.5 या 8 रुपए जो है वो एनर्जी कॉस्ट है, बाकी इंसिडेंटल उसके अबव है। तो एनर्जी कॉस्ट आप अगर जीरो भी करते हैं अज्यूम करके कि हम कहते हैं कि जी बिल्कुल फ्री में हमें कहीं से बिजली मिल रही है हाइपोथेटिकली, तब भी हमारी बिजली की जो टोटल जो घर पे हमारी बिजली आ रही है उसकी कॉस्ट 48-39 रुपए से कम नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इनएफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि पावर प्लांट से जब बिजली निकलती है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो घर तक पहुंचता है, तकरीबन समझा अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो 20 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जाया हो जाते हैं, वो मिलते ही नहीं है, वो घर तक पहुंचते ही नहीं। उसके अलावा 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनको कोई पैसे ही नहीं देता। तो 100 इलेक्ट्रॉन अगर प्रोड्यूस कर रहा है एक पावर प्लांट और पेमेंट सिर्फ 70 की हो रही है, तो एक 30 इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट जो है हम उसको साथ लेके चलते रहते हैं, और जो वो 70 बेचारे जो पैसे देने वाले हैं वो उनका जो कॉस्ट है वो रिकवर करते रहते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम जनरेशन का नहीं, हमारा प्रॉब्लम ट्रांसमिशन का, हमारा टैक्सेशन का है। अच्छा अमर, जैसे आपने बताया और हम पहले भी ये बात कर रहे थे, ज़रार पूछना चाह रहे, ज़रार आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक सवाल है। अमर, आपने आज ही ट्वीट की थी कायदे आजम सोलर पावर प्लांट के बारे में, और हमें पता है कि देखें सोलर के बारे में तो कहा जाता है ना कि इट इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर फ्यूल्स, लेकिन इसमें आपने लिखा है और ये गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स हैं कि एक जो कि टैरिफ वहां पर फी यूनिट है तकरीबन 35.5 रुपए। तो ये किस तरह का जादू है कि आप एक हुकूमत के हाथों एक चीज जो इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए वो भी एक्सपेंसिव हो जाती है। देखिए उस वक्त उन्होंने जो पावर कॉन्ट्रैक्ट थे वो स्ट्रक्चर ही उस तरह करे हुए थे कि सोच समझ के शायद नहीं करते, सोच के बहुत ज़्यादा सोच के कर लेते हैं। उसमें उन्होंने ये करा कि जो सोलर की जो ऑपरेशंस है उसको उन्होंने डॉलर से लिंक कर दिया। अब सोलर का ऑपरेशन बंदा भी लोकल ही होगा, सोलर पावर प्लांट चलाना कोई बहुत कोई अनोखा काम नहीं होता, बहुत सारे लगे हुए हैं, एक और आप चला सकते हैं, कोई इतनी कोई साइंस उसमें ज़्यादा नहीं है। उसको डॉलर से लिंक कर दिया। अगर सोलर की ऑपरेटिंग कॉस्ट आज से 8 साल पहले 2016 में जब वो बना था 2.5 रुपए थी, तो वही चीज बढ़ के आज 7-7.5 रुपए हो गए, डॉलर से लिंक हो गई। तो अगर ये इस टाइप की छोटी छोटी चीजें भी, ऑपरेशंस जैसे आइटम भी अगर डॉलर से लिंक्ड होंगे तो जिस तरह हमारा पीकेआर डिप्रिशिएट करेगा उस तरह इनकी कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। यही वजह है कि कायदे आज़म सोलर जो है 1000 मेगावाट का प्लांट है, उसमें तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलनी चाहिए, बहुत कम उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। वो 32 रुपए की है। आपके घर में जो बिजली आ रही होगी या किसी ने घर में सोलर लगाया होगा उसकी कॉस्ट इससे कहीं कम होगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे से छोटा यूनिट जो उसकी कॉस्ट कम है, जो बड़ा यूनिट उसकी कॉस्ट ज्यादा है? वो इसीलिए ज्यादा है कि उन्होंने स्ट्रक्चर ही सही नहीं करे हुए थे और डॉलर से स्ट्रक्चर किए हुए थे। अच्छा, ये नॉर्दर्न एरियाज नॉर्दर्न एरियाज में ये आम बात है कि जो गांव हैं चूँकि पहाड़ी चश्मों के किनारे आबाद हैं, तो वहाँ कोई साहब जो हैं वो उन पहाड़ी चश्मों से बिजली पैदा कर लेते हैं जो गांव के घरों के लिए काफ़ी होती है और एक फ़्लैट रेट पे मिल जाती है। अच्छा, मसला ये है कि मुझे याद आ रहा है कि जब CNG स्टेशन लगने शुरू हुए तो हुकूमत ने जो है वो ड्यूटियाँ ख़त्म कर दी इनकरेज करने के लिए। जी CNG भी गेम चेंजर है, जितने मर्ज़ी लगाएं ताकि हम पेट्रोल से हमें जान छूटे। जब वो लग गए तो उसके बाद रेट बढ़ते 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 पेट्रोल के एट पार लगभग आ गया। उससे ज़ाहिर इन्वेस्टर डिस्करेज हुए और अरबों रुपए जो है उनके ख़त्म हो गए। इसी तरह सोलर आलात के बारे में उन्होंने कहा जी कि सोलर आलात पे हम ड्यूटी जो है ना होने के बराबर कर देते हैं। आप सोलर लगाएं, अपने घर में बिजली खुद पैदा करें, अपनी बिजली आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तो जब ये आ गया तो अब उन्होंने कहा जी कि ये तो शिकार आ गया दाम में, तो अब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो मीटरिंग और ख़ुद महंगी बिजली दे रहे हैं, लेकिन मेरे घर में अगर सोलर लगा हुआ है तो मुझसे सस्ती बिजली ले रहे हैं। तो ये जो पहले इनकरेज करते हैं फिर डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, देखें ये जो फंडामेंटल पाकिस्तान के पावर सेक्टर का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये वन बायर मॉडल है। वन बायर से मुराद ये है कि यहाँ पे से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बिजली खरीद सकती और कोई नहीं खरीद सकता, जिसकी वजह से ये सारी इनएफिशिएंसी आती है। अगर मल्टी बायर मॉडल आ जाए, मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल आ जाए, तो उसमें आपकी बिजली को मार्केट प्राइस मिल जाएगी। अभी हो ये रहा है, हुकूमत में एक बंदा ऊपर बैठ के या एक इदारा बैठ के या एक बोर्ड बैठ के प्राइस सेट कर देता है। मेरी कॉस्ट कुछ और हो सकती है, किसी और की कॉस्ट कुछ और हो सकती है, मगर ये सबको एक ही प्राइस मिलती है, जिसमें जो है एक
इनएफिशिएंट तरीका होता है। अगर मल्टी बायर मॉडल हो जाएगा, मार्केट के हिसाब से अगर रेट सेट होना शुरू हो जाएंगे तो उसमें अक्रॉस द बोर्ड सभी का फायदा होगा। छोटी सी मिसाल है कि जहां पे सोलर ज्यादा है वहां पे जहां पे जैसे कि शमसी तवानाई ज्यादा है, जहां पे सूरज ज्यादा होता है, उनकी कॉस्ट जनरली कम होगी। सिंध में जो है थर ज्यादा है तो थर से जो कोल निकलता है उससे जो बिजली बनती है उसकी कॉस्ट तकरीबन 6 या 7 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। तो तब भी अगर थर में अगर कोई पावर प्लांट लगा, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, थर में अगर पावर प्लांट लगा हुआ है 7 रुपए की बिजली बना रहा है, मगर उसके बराबर में जो माइन लगी हुई है वो जो बिजली इस्तेमाल करती है वो डीजल से बिजली बनाती है। बराबर में 2000 मेगावाट का उसका पावर प्लांट है, जो माइन बना रही है वो डीजल से बना रही है, क्योंकि माइन जो है, माइन कैन नॉट बी अ बायर ऑफ पावर। बायर ऑफ पावर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान होगी और हुकूमत पाकिस्तान फिर उसको सेल करेगी। इस तरह इनएफिशिएंसीज जो है आती हैं, इसको खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा हमारे पास बस अब टाइम कम है, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। आपने पहले कहा कि इस वक्त जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट है ये 60 रुपए तक जा सकता है, लेकिन मैंने साबिक जो हमारे वज़ीर हैं तवानाई के, उनके बयान देखे हैं गवर्नमेंट के, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में ये 85 और 90 फी यूनिट तक जा सकता है। आपकी कैलकुलेशंस क्या कह रही हैं कि हालात अभी और ख़राब होंगे या इसमें कुछ थोड़ी बेहतरी आ सकती है? डराओ नहीं, हालात और भी खराब होंगे। ये जो मैं 60 रुपए की बात कर रहा हूँ, ये तो मैं बात कर रहा था डॉलर 286 का था, अभी डॉलर 300 का हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर टैक्सेस को रैशनलाइज करें, एडजस्ट करें, तभी इस रेंज में इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर स्टेटस को पे चलते रहे तो ये 70-75 आसानी से ही क्रॉस कर जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। हाय अमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है कि हाँ, डॉलर को जब आप इन अकाउंट लेंगे तो हालात जो है वो मुझे आसान होते हुए नहीं लग रहे। जब डॉलर काबू में था तब कौन सी सस्ती थी? हाँ, तो जब भी हमारे मैं कह रहा हूँ जब भी हमारे या किसी ऐसे मायर से बात होती है ना, तो यकीनन अच्छा लगता है, क्योंकि चीजें समझ में आती हैं और थोड़े से होप मिलती है कि यार चीजें इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप हल करना चाहें तो। लेकिन फिर सवाल रहता है कि यार कोई क्यों हल करेगा? ये एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। और शो के आखिर में हम सोचा कि एक नीम पॉजिटिव खबर के बारे में भी बात करते हैं, और मैं बात करना चाह रहा हूं अरशद नदीम साहब के बारे में, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर हमारा दिल भी जीत लिया है। ये पाकिस्तान का पहला मेडल है एवर इस चैंपियनशिप में। गोल्ड मेडल जो था वो भारत के नीरज चोपड़ा को मिला और उनको भी बहुत बहुत मुबारक। ये जो अरशद नदीम साहब जो हैं, ये इनका सेकेंड हैंड कॉमनवेल्थ गेम्स जो पिछले साल 2022 में हुई थी, वहां पर भी इनको मेडल मिला था, और अब ये जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स, और परहैप्स ये पाकिस्तान का वाहिद चांस है एक मेडल लेने का। पिछला मेडल जो मेरा ख्याल हमने लिया था शायद हमने 1992 में लिया था। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अरशद भाई को नी और एल्बो सर्जरी भी उन्होंने कराई थी, वो रिकवर कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि जैवलिन में जितनी एनर्जी जाती है और जितना मुश्किल ये काम है, तो नी और एल्बो हमेशा मुतासिर होते हैं। मैंने नीम पॉजिटिव क्यों कहा, क्योंकि ये तो बहुत एक अच्छी खबर है। नीम पॉजिटिव इसलिए कि अगरचे उन्होंने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है, उनको वर्ल्ड क्लास सपोर्ट नहीं मिली। हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल गफार, हमारे डॉन न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस गफार भाई। थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो अरशद नदीम की जो जीत है, क्या इसमें पाकिस्तानी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज, पाकिस्तानी ओलंपिक एसोसिएशन का कोई हाथ है, या हम इसको उन्हीं स्टोरीज में लिस्ट करें जिसमें एथलीट ने जो भी किया वो अपने ही बलबूते पे किया? बहुत शुक्रिया दरार साहब। और देखिए, अरशद की अपनी मेहनत है, और स्पेशली इब्तदाई दिनों में उनके जो कोच हैं फयाज साहब, आई थिंक उनका नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि वापडा में ये गए थे अपने ट्रायल्स के लिए, वहां पर ओपन ट्रायल्स हुए, वापडा के पास ठीक ठाक पैसे हैं। अभी भी पाकिस्तान का हर टॉप एथलीट आपको इसी इदारे में मिलेगा, तो जहाँ बहुत सारी नेगेटिव चीजें, बट ये है कि जो सारे बड़े एथलीट हैं वो वहाँ मौजूद है, और अरशद अब तक उनके साथ है। बहुत मेहनत की फयाज साहब ने उनके साथ, लेकिन अरशद की अपनी मेहनत, अपना सेल्फ डिसिप्लिन, वो जो हर खिलाड़ी को, जैसे जहांगीर साहब कहते हैं ना जी, आजकल के बच्चे वर्ल्ड चैंपियंस नहीं बनते कि हम 16-16 घंटे ट्रेनिंग करते थे। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ट्रेनिंग, आपकी अपनी मेहनत बहुत जरूरी है, और अरशद ने ये अचीव किया है अपनी मेहनत से। विद बातें कोचेज उनके साथ थे, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है
एक ऐसे खेल में जिसकी शायद जेवलिन थ्रो के स्पेलिंग कह लें, उसके रूल्स कह लें, पाकिस्तान में शायद चंद ही लोगों को मालूम होंगे। इस परफॉर्मेंस के बाद अब बच्चे को जेवलिन थ्रो और उनका नाम याद हो गया है, लेकिन इसमें सारी मेहनत उनकी है। एक बात बताए कि आप सुने कि आप बात करें ओलंपिक एसोसिएशन की, सर आपकी ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन की तरह सास बहू की लड़ाई तो चेक करें कि ओलंपिक एसोसिएशन ने अब तक जो है वो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन को बैंड किया हुआ है। उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, कुछ डोपिंग टेस्ट आ गए थे। तो हमारे मुल्क की जो एसोसिएशन हैं उनकी लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं होती। ये जरूर अच्छा है कि चले जो वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं, अब पीओए क्या करता है या पीएसपी के जब उनको अरशद नदीम को ले जाना होता है तो वापडा के थ्रू या जैसे यासिर को ले जाना है, एक और बच्चा जिसने भी एशियन गेम्स के अंदर पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में, और अभी एशियन गेम्स में वो दोबारा जब जाएगा तो वो भी आपका एक फ्यूचर स्टार हो सकता है। यासिर, आप ये नाम याद रखिएगा, उस बच्चे में बड़ा टैलेंट है। सो उनको फिर डायरेक्टली आप बुलाते हैं डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके, तो लड़ाइयाँ हमारी खत्म नहीं हो रही है ओलंपिक एसोसिएशन की, फेडरेशन की। लेकिन ये एक मिरेकल है, ये एक लिटरली मिरेकल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां अगर मैं आपसे पूछ लूं या कोई मुझसे पूछ ले, मैं शायद स्पोर्ट्स ना करता होता कि भाई जेवलिन थ्रो करनी किधर है, कोई जगह है, ये मिलती कहां से, इनके रूल्स क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये एक मिरेकल है, ये एक समझ लीजिए जनरेशनल स्टोरी है, एक मिरेकल है जिसको शायद हम एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह करे ये मिरेकल हमें ओलंपिक तक ले जाए, हमारा 92 के बाद का जो सपना है वो पूरा हो जाए। उसके बाद मैं तो समझता हूँ अरशद ने ऑलरेडी जो अचीव किया है, 2 गोल्ड मेडल उनके हो गए बड़े, इसके अलावा ये सिल्वर बड़ा मेडल है, कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने गोल्ड लिया था, ओलंपिक जितवा दें तो सर ये मिरेकल है। वरना इसमें हमारे मुल्क में कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट, कोई इदारा, कोई मुझे कहकर बता दे कि उसने अरशद नदीम के लिए कोई चीज डिजाइन की थी, कुछ बच्चे को हेल्प मिली हो। ये उसके इब्तदाई दिनों के कोचेस की मेहनत है जिन्होंने उसको हाथ पकड़ के चलना सिखा दिया, उसके बाद सारी की सारी मेहनत अरशद की है। हाँ ये जरूर है कि अरशद नदीम जब कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट बना तो उसके बाद उसको एक आध इंटरनेशनल टूर करा दिया। जी प्रेशर बहुत बन गया है, मीडिया में बात हो रही है, चलो जी वाह हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, स्पॉन्सरशिप का बताएं यार कि हमारे अक्सर मसला यही होता है ना कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, तो इनको ऑफर्स थी मतलब बैकअप सपोर्ट मिलने के लिए? देखिए वही हुआ जो हमेशा होता है कि जब इन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी, ओलंपिक में 5वें नंबर पर आए तो जी थोड़ी बहुत इनकी हौसला अफजाई हुई। लेकिन जब कॉमनवेल्थ में इन्होंने उस पर नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो अनफॉर्चुनेटली उस पर इंजरी की वजह से नहीं खेले, और हमारे लिए फॉर्चुनेटली के फिर वहाँ पे अरशद जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जो कि इन दोनों का बड़ा क्लोज मुकाबला है पिछले कोई 1 साल 1.5 साल से। तो इसके बाद इनको बहुत रिकग्निशन मिली। चूंकि देखिए एक आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी है कि अगर आप वर्ल्ड कप यदि क्रिकेट का जीतते हैं कहीं भी तो आपको सीधे सीधे 1 करोड़ में मिलते हैं। तो एक चंद मीटर के फासले से गोल्ड भी नहीं मिल सका और शायद पूरा 50 लाख का डिफरेंस, लेकिन जो उनकी अचीवमेंट है वो तो खैर बहुत बड़ी है। उनको वो 50 लाख तब भी मिले, बहुत सारे इदारों ने उनको उस पर भी जो है स्पॉन्सरशिप की रिवॉर्ड दिए, लेकिन ये थे डायरेक्टली जो उनको इनामात मिले, यानी कि अनाउंसमेंट हो गई, सदर पाकिस्तान ने दे दिए, सेनेट के चेयरमैन ने दे दिए, तो वो तो उनको मिले। लेकिन अब ये कंफ्यूजन जरूर है, जो कि मैंने बात की आज 2-3 चीजें जो सोशल मीडिया वायरल हुई, कि एक चीज भारत समझने से कुछ लोग कासिर हैं कि चूंकि अरशद नदीम की फेडरेशन तो बैंड है बाय पीओए, तो फिर किस तरह वो जो इतनी बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेटर्स को भी जब आप अप्रोच करते हैं, चाहे वो बड़ी कोई बेवरेज कंपनी है, कोई ऑयल कंपनी है, कोई कोई मोबाइल सेलुलर नेटवर्क है, तो उनको पीसीबी से तो खैर पूछना पड़ता है, क्योंकि ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। पर अरशद नदीम की तो ऐसी कोई चीज है नहीं। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। आज इस प्रोग्राम से मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा अरशद से भी और बाकी एथलीट से भी, जब वो स्टार बन जाए, कि प्लीज प्रोफेशनल लोगों की सर्विसेज हायर करें। पाकिस्तान में 3 से 4 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कंपनियां हैं जो कि क्रिकेटर्स को मैनेज कर रही हैं, जिसके अंदर एक अनीम है, अरसलान है, इसी तरह 2-3 और लोग हैं, कि वो क्या करते हैं कि वो खिलाड़ियों के और जो क्लाइंट्स हैं उनके दरमियान ब्रिज बनते हैं, और फिर वो चीज एग्जीक्यूट होती है, खिलाड़ी को तो उसका हक मिलता है। मुझे याद है मैंने अरशद का एक बहुत बड़ा ऐड देखा था किसी फर्टिलाइजर के साथ, लेकिन उसके अलावा वो चीज उनको मिली नहीं। बट आप देखिए अगेन ये टेस्ट है, क्योंकि अब वो फिर स्टार बने, हमेशा की तरह जब स्टार बनते हैं तभी हमें सबको याद आता है। ऐसा ओवरऑल कंट्री बात कर रहा हूँ। अच्छा गफ्फार, वो क्या किस्सा है जो है कि जी वो जब जीत गए सिल्वर मेडल तो पाकिस्तानी परचम नहीं था, बस इंडियन परचम था, वो क्या किस्सा है? हाँ वो क्या मामला है? अच्छा सर, मैंने उसके बारे में जब उनके कोच फयाज साहब से पता किया और 2-3 और लोगों से जो खेलते हैं, उन्होंने कहा देखिए ये छोटी सी कोई मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि उनके साथ एक ही बंदा वहां पे था, जो उनके कोच भी हैं, वही एथलेटिक फेडरेशन में, क्योंकि खिलाड़ी तो सर अपने उसमें बिजी होता है, जाहिर बात है उसका फोकस अपने खेल पर है। तो चाहे तो खिलाड़ी शायद 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, यह कि या तो वो अपने सामान के पास रख ले, क्योंकि इन दी एंड उसने पाकिस्तान की शर्ट तो सर पहनी हुई है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है या इंडिया से इंडिया को, शायद
मुझे लगता है कि जो उनके साथ मौजूद थे उनको इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए था कि वो ये मेक श्योर करते कि जिस वक्त वो इंडियन जो नीरज चोपड़ा है और जो तीसरे नंबर पे जो एथलीट आए उनके पास एथलीट थे, और पता था कि फौरन फोटो बनती है और एकदम से मूव ऑन होना होता है, जो कि एक पूरी टाइम लाइन है। तो थोड़ा सा ये बस एक तशनगी रह गई, जाहिर बात है कि हम भी उसको चीज को नोट कर रहे थे। बट आई थिंक बहुत बड़े, अगर हम उसको जूम आउट करके देखें तो अरशद ने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है, पाकिस्तान के सिल्वर मेडल जीता है, तो उसके मुकाबले में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म की बात जरूर है कि अगर हम इसको मैनेज करते हैं तो तस्वीर भी अच्छी आती है और सबको भी अच्छा लगता। बिल्कुल सही, ठीक है जी। अच्छा गफ्फार, एक और सवाल ये है कि अभी जो आप बात कर रहे थे ना स्पॉन्सरशिप की, तो मैं आपको मुतवज्जो करना चाह रहा हूँ, अमीन हक साहब हैं, एजेंट हक का नाम से, वो आज उन्होंने ट्वीट की थी कि इनके पास 6 कंफर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे अरशद नदीम के लिए, बैग, स्टील, PSL फ्रेंचाइज वगैरह वगैरह, और एक स्पोर्ट्स एंथम मैं हूं सितारा में भी उनको शिरकत करनी थी। लेकिन फिर उनको कॉल आई कि जी या तो इन पे कोच के बैन को आप हटाएं, नहीं तो वो नहीं ज्वाइन करेंगे, और दूसरा कि पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन से कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया। और इससे मतलब शायद इसकी जिंदगी चेंज हो सकती थी और हमारे लिए भी, सबके लिए अच्छा होता। तो ये क्या सिलसिला है? और मतलब आपने थोड़ा सा समझाया तो है, लेकिन क्या इनके ऊपर, मैंने सुनता हूँ अक्सर के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी होती है हमारे पास, एक पूरे वजीर होते हैं, वजारत है हमारे पास, तो कोई नहीं है जो ऊपर से इनको टाइट करे कि यार अब थोड़ा सा बंदा बन जाओ? देखिए इसमें 2 चीजें सर जी, सॉरी बहुत टाइम कम है, 30 सेकंड्स में जवाब देना है। जी, मैंने कहा कि हमारे पास जो है ना लेगेसी है क्रिकेट की, तो वहां तो सिस्टम बना हुआ है, जूनियर क्रिकेटर भी आता है, सीनियर उसको हाथ पकड़ के बताता है जी तूने ये करना है, ऐसे करना है। ये एक रेयर स्टोरी है जहाँ पे बड़े हम्बल बैकग्राउंड से, अरशद भी से पहले तला तालिब भी थे, नूर दस्तगीर भट्ट साहब जिन्होंने भट्ट साहब ने जो मेडल जीता, तो इन प्लेयर्स के पास ना एजुकेशन या वो कहते हैं ना एक्सपोजर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जो शायद क्रिकेटर्स के पास या उनको अपने सीनियर से मिल जाता है, तो ये बेचारे मैनेज नहीं कर पाते। इनको जरूरत है कि ये चाहे ये POA PSB के आसरे में ना रहे, क्योंकि मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ कि जो आपस की लड़ाई है, मैंने आपको बताया कि POA ने एथलेटिक फेडरेशन को बैन किया है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और POA की आपस की लड़ाई इतनी ज्यादा है कि सास बहू की लड़ाइयां भूलने, कभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ कैसे झगड़े हो रहे हैं। तो ये प्लेयर को बेचारे को खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो अपने आप से जो है ना, ये कहने की जरूरत नहीं है, सारे बेचारे अपने बारे में खुद ही सोचते हैं सर, हमें अपने घर को ठीक करना है। फिलहाल शुक्रिया बहुत बहुत गफ्फार। फिलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म हो रहा है, इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।